आपको ये सुविधा के लिए खेद है, तबीयत ठीक नहीं है और गला बहुत ज़्यादा ख़राब है ना? लेकिन अब इसके सही होने का इंतज़ार करेंगे तो वीडियोज़ लेक्चर्स हमारे लेट हो जाएँगे। यूनिट 4 टॉपिक 1 एमसीक्यू प्रैक्टिस हम इसमें करेंगे। हमेशा की तरह पहले हम इसमें एक्सप्लेनेशन इसकी देखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, पूरा टॉपिक उसको हम समझेंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कितने फैक्ट्स उस क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। यानी कि एक सवाल है जो 3 से 4 सवालों को कंप्लीट करेगा आपके। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू इंक्रीज टेस्ट, एक्सटेंड सेल्फ लाइफ, टू मेक फूड कॉस्टली, या फिर रंग को कम कर देना। सवाल तो आसान है। पहला सवाल मन में आना चाहिए कि फूड प्रिजर्वेशन असल में होता क्या है। क्या हम एक लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में छोटे छोटे बच्चों को हम समझा सकते हैं क्या? अगर हाँ, तो फिर आपका ये टॉपिक आसान है, तो फिर आपको ये टॉपिक आसान लगेगा। चलिए समझिए। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है भोजन को ख़राब होने से बचाना और उसकी क्वालिटी, उसकी सेफ्टी, उसकी न्यूट्रिटिव जो वैल्यू होती है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, उसको लंबे समय तक बनाए रखना। जब हम खाना बनाते हैं और बिना प्रिजर्वेशन मेथड यूज किए हुए, यानी कि उसको बिना सुरक्षा उपाय किए हुए अगर रख देते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, ईस्ट, फंगस और एंजाइम ये फूड को स्पॉइल कर देते हैं। स्पॉइल माने ख़राब कर देते हैं। तो प्रिजर्वेशन मेथड्स इन माइक्रोब्स की ग्रोथ को या तो स्लो डाउन कर देते हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, यानी कि फूड प्रिजर्वेशन का फाइनल गोल होता है सेल्फ लाइफ को बढ़ाना। तो आसान है इसका आंसर, या आप बता सकते हो एक्सटेंड सेल्फ लाइफ। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल के लिए दूध को रूम टेम्परेचर पे अगर आप रख दें तो वो 6 से 7 घंटे में ख़राब हो जाएगा। लेकिन वहीं आप दूध को पास्चराइज करके रखेंगे फ्रिज में, तो ये 5 से 7 दिन तक सेफ़ रहेगा। ठीक है, और अगर आपने मान के चलिए इस दूध को ही अगर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तब ये कई महीनों तक सेफ़ रहता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? प्रिजर्वेशन का असली मकसद होता है खाने की सेल्फ लाइफ को बढ़ाना और फूड वेस्टेज को कम करना। चलिए, बाकी के सारे ऑप्शंस हमारे गलत हो जाएंगे, लेकिन इनको हम थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं। क्या फूड प्रिजर्वेशन से खाने का टेस्ट बढ़ता है? वैसे तो देखिए, इसका मेन उद्देश्य यहाँ पे पूछा है, तब तो आप कहेंगे सर नहीं बढ़ता। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते, ठीक है, कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तब आप बता सकते थे कि ये सारे के सारे वैसे हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य इसका नहीं है। मुख्य उद्देश्य इसका सेल्फ लाइफ बढ़ाना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंगो, उसका टेस्ट अलग होता है, लेकिन जब हम उसका पिकल बना लेते हैं, अचार बनाते हैं, तब उसका टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है, तो यानी टेस्ट बदलता तो है, लेकिन उसका मेन एम ये नहीं होता है, मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। सेकंड है इसका भोजन को महंगा बनाना। देखो अगेन वही गलत हो जाएगा, क्योंकि मुख्य उद्देश्य इसका ये नहीं होता है, लेकिन हाँ, खाना महंगा ज़रूर हो जाता है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग जो होती है, प्रिजर्वेशन टेक्निक्स होती हैं, थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं, जिससे जब हम खाने को प्रिजर्व करके और प्रोसेसिंग करके जब आपके पास तक लेकर आते हैं, तब ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, लेकिन ये उसका मेन उद्देश्य नहीं है, ये तो प्रोसीजर का हिस्सा है। लास्ट है हमारा रंग कम करना। प्रिजर्वेशन मेथड्स का मेन फोकस कलर को रिड्यूस करना नहीं होता है, लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि नेचुरली कलर और फ्लेवर्स इसके थोड़े से बदल जाते हैं प्रिजर्वेशन के टाइम पे। ठीक है, चलिए तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप जानते ही हो, ट्रेडिशनल मेथड्स पूछ सकता है, वो आपको पता होनी चाहिए, जैसे सन ड्राइंग, पिकलिंग, सॉल्टिंग, सुगरिंग। इसके बाद इसको आपको मॉडर्न टेक्निक्स जो होती हैं, मॉडर्न मेथड्स होते हैं, वो आपको रेफ्रिजरेशन, फ्रीजिंग, पास्चराइजेशन, कैनिंग, इरेडिएशन और हर्डल टेक्नोलॉजी, ये मैंने आपको समझाए थे। ठीक है, इसके अलावा प्रिजर्वेशन हेल्प किस चीज़ में करता है? फूड की सिक्योरिटी बढ़ाता है, रिड्यूसिंग वेस्टेज बचाता है। रिड्यूसिंग वेस्टेज यानी खाने को ख़राब होने से बचाता है। वेस्ट जो खाना होता है उसको कम करता है। ईजी ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है ना, लंबी से दूरी तक हम खाने को भेज सकते हैं। बाकी न्यूट्रिशनल सेफ्टी यानी कि न्यूट्रिएंट्स सेफ रहते हैं इसमें। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय हीट। कौन सा प्रिजर्वेशन प्रिंसिपल इनमें से गर्मी से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने पर आधारित है? एसेप्सिस, थर्मल डिस्ट्रक्शन, ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन। आसान सवाल है ये भी। हम धीमे धीमे चल रहे हैं, इजी, फिर मॉडरेट लेवल के, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि सारे सवाल आपको, आप भी जानते हो, टफ नहीं आने वाले आपके एग्ज़ाम में, है ना। कुछ आसान सवाल भी रहेंगे, कुछ मॉडरेट लेवल के रहेंगे, कुछ कठिन रहेंगे, तो उसी हिसाब से हमने, उसके अकॉर्डिंग ही हमने इन 20 क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है। ठीक है,
मैंने आपको बताया था कि फूड प्रिजर्वेशन का एक बड़ा प्रिंसिपल होता है गर्मी से यानी कि हीट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देना। ठीक है, देखो जब हम फूड को हीट देते हैं ना तो हाई टेम्परेचर की वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो ईस्ट और मोल्ड्स ये मर जाते हैं, इनके स्पोर्स भी मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। साथ ही कई प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं जो फूड को ख़राब कर देते हैं ये भी इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, जिससे फूड स्पॉइलेज स्लो हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क मैंने आपको बताया था। जब हम पाश्चराइजेशन मिल्क मैंने आपको कई प्रकार का बताया था, जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया था HTST हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, जिसको हम बोलते थे 72 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकंड के लिए गर्म करना है। ठीक है, सेकंड है ये। इसके अलावा मैंने आपको बताया था LTLT लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड, इस पे मैंने आपको बताया था 63 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स तक गर्म करना। अच्छा, एक और बताया था मैंने, वो कौन सा था वो मुझे कमेंट में बताना, देखना चाहता हूँ आपको तीनों याद हैं कि बस मैं फालतू में ही आपको सिलेबस कराया जा रहा हूँ, आपको याद भी हो रहा है कुछ के नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने पाश्चराइजेशन आपको एक एग्जांपल दिया, और इसके अलावा स्टरलाइजेशन हो सकता है, ब्लांचिंग हो सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे हीट के मेथड्स हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि हीट से प्रिजर्व करने वाले प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, तो आप 2-3 तो बता ही देंगे। एक पाश्चराइजेशन बता देना, एक स्टरलाइजेशन बता देना। स्टरलाइजेशन बताया था मैंने कि इसको 110 से लेकर के 121 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले खाने को एयर टाइट कंटेनर्स में पैक करते हैं, उसके बाद इतनी हीट पे हम इसको रखते हैं, तो स्टरलाइजेशन ये होता है। एक ब्लांचिंग बताया था मैंने आपको, है ना, वो भी आप बता सकते हो टेक्निक्स में, हीट टेक्निक्स में। जैसे वेजिटेबल्स को पहले जो वाटर स्टीम रहती है उसमें थोड़ी देर डिप करेंगे जिससे एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे, और उसके बाद उसको फ्रीज़ कर देंगे, ठंडा कर देंगे। ठीक है, जैसे फ्रोजन पीस, फ्रोजन बीन्स, फ्रोजन जो मटर रहती है, ये सारी चीज़ें ये आपने देखी हुई हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर तो आप आसानी से बता सकते हैं, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए, बाकी के ऑप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं गलत क्यों है। यहाँ पे आपको एक शब्द मिलेगा एसेप्सिस। ये क्या होता है? फूड को कंटेमिनेशन से बचाना, यानी कि फूड में माइक्रोब्स घुस ही ना पाएँ। माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव। ये हीट का यूज नहीं करता है बेटा, बल्कि क्लीनलीनेस और हाइजीन और प्रॉपर हैंडलिंग पर डिपेंड करता है। फिर है हमारा ऑस्मेटिक प्रेशर। ये क्या होता है समझो, इसमें या तो हम शुगर या फिर इसमें सॉल्ट ये डालकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पानी से वंचित कर देते हैं, यानी कि पानी को हम सुखा देते हैं। जैसे पिकल बनाना, जैम बनाना, सॉल्टेड फिश जो आती हैं वो, इसमें हीटिंग का रोल नहीं होता है। ठीक है, ये भी टेक्निक है ऑस्मेटिक प्रेशर। इसके अलावा एक है फर्मेंटेशन। अब देखो, फर्मेंटेशन में बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ईस्ट, ये फूड में एसिड या फिर एल्कोहल या फिर CO2 बनाते हैं। इससे स्पॉइल जो माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मिल्क से कर्ड का बनना, अब ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से बनता है। ठीक है, जैसे इडली का बैटर बनना, वाइन बनना, ये सारे के सारे हीट बेस्ड प्रिंसिपल्स नहीं हैं। इतना आप याद रख सकते हैं ना। चलिए, तो हमारा आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द यूज ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इन फूड प्रिजर्वेशन इन बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल्स। देखो मैं चाहूँ बेटा, अगर आप लोग कहेंगे ना तो मैं आपको क्वेश्चंस के सिर्फ आंसर बता के भी आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मान के चलिए कुछ ऐसे भी साथी होंगे जिनको लेक्चर के टाइम पे शायद वो चीज़ समझ ना आई हो, लेकिन इस समय शायद इनको जब वो एक्सप्लेनेशन फिर से सुनने को मिलेगा तो हो सकता है कोई ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए, या फिर कोई ऐसी लाइन उनको समझ आ जाए, उनका वो पूरा टॉपिक है वो रिवाइज हो जाए या क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाए। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि पहले आपको पूरा टॉपिक बेसिक तरीके से थोड़ा सा समझाऊँ, आसपास की उसकी बातें बताऊँ, जिससे आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस लगाना, देखिए हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा MCQs लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हमें जो जितने MCQs लगाए हैं भले ही कम लगाइए, लेकिन उस क्वेश्चन को तो लगाइए, उसके आसपास की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको इतना बेसिक तरीके से उसका आंसर पता होना चाहिए कि छोटा सा एक बच्चा पूछे ना आपसे प्रिजर्वेशन प्रिंसिपल क्या होता है, तब आप उसको बता पाओ कि हीट से करते हैं, है ना, कूलिंग से करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप बता पाओ। मेरी कोशिश ये इस तरह से आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम पहुँचते हैं। द यूज ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इन फूड प्रिजर्वेशन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। नमक और चीनी का उपयोग किस प्रिंसिपल आधारित होता है, बताइए। डिहाइड्रेशन, इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, इरेडिएशन, या फिर फ्रीजिंग यानी कि जमाना। चलिए, तो बताइए भैया क्या हो जाएगा, बता सकते हो क्या? मैंने आपको बोला सॉल्ट एंड शुगर। ये देखो मेरे भाई, बारिश शुरू हो गई है, अब मैं बारिश रुकने का इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। थोड़ी बहुत अगर आपको नॉइस आए तो उसको इग्नोर करना यार, क्योंकि मेरी आवाज़ को, बारिश की आवाज़ को, ये बादल गरजने की आवाज़ को, इन सब को इग्नोर करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए समझो, मैंने आपको बोला कि सॉल्ट
और शुगर, इन दोनों से फूड प्रिजर्व किया जाता है क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल किया जाता है, ये तो हम सदियों से करते आ रहे हैं। ट्रेडिशनल एजेंट्स इनको कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स इनको बोलते हैं। इनका काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकना, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन ये काम करते हैं एक प्रिंसिपल पे। कौन से प्रिंसिपल पे सर? ऑस्मेटिक प्रेशर पे ये काम करते हैं। ठीक है, कैसे? जब हम फूड में ज़्यादा या तो सॉल्ट डाल दें या फिर हम उस पर शुगर डाल दें, तो इससे क्या होता है कि फूड के आसपास का एनवायरनमेंट बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। समझते, मेरी बात सुनते चलो, अभी सब समझ आ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाने का मतलब ये हो जाएगा कि वहाँ का जो पानी होगा वो पानी इसमें से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जितना पानी चाहिए उतना पानी वहाँ पे नहीं होगा। लेकिन हाई कॉन्सेंट्रेशन में ऑस्मोसिस की वजह से माइक्रोब्स के अंदर से पानी बाहर निकल जाता है, यानी कि प्रेशर ज़्यादा बहुत इंक्रीज हो जाएगा, तो और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर का पानी भी बाहर हो जाएगा, निकल जाएगा। अगर कोई आपसे पूछ ले कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम सॉल्ट या फिर शुगर ये जब हम डालेंगे किसी भी खाने में, हम जब मिलाएंगे इसको फूड प्रिजर्वेशन करने के लिए, हम जब इससे हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा। अब सुनते जाना, पहले ऑस्मोसिस होगा, इससे प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर का जो वाटर होगा वो निकलना शुरू हो जाएगा या फिर वो सूखना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से वो मर जाएंगे। अब ये जो पानी निकलना है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर से, इसको एक नाम दिया जाता है, ये कहीं आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। इसको आप बोलते हो प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, अगर यहाँ से पूछेंगे प्लाज्मोलाइसिस किस प्रक्रिया में होता है, तब आप बता देंगे कि ये होता है जी ऑस्मेटिक प्रेशर में, दबाव में, है ना, दबाव बनने वाली प्रक्रिया में। तो यानी कि बिना पानी के माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, लो वाटर एक्टिविटी हो जाएगी तो माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस भैया प्रक्रिया का कोई एग्जाम्पल बताइए, आप बोल देंगे पिकल, यानी कि अचार। सॉल्ट डालने से लंबे समय तक ये सेफ रहता है, आप जानते हो। जैम एंड जेली, शुगर कॉन्सेंट्रेशन इसमें आपको पता है कितना होता है? 65 to 70% शुगर कॉन्सेंट्रेशन रहता है, इसलिए तो सालों तक सेफ रहते हैं ये। इसके अलावा सॉल्टेड फिश और ड्राइड जो मीट होती है, इनको भी सॉल्ट डालकर स्टोर किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इसके अलावा डिहाइड्रेशन हमारा ऑप्शन ए है, इसको समझो। इसमें फूड से सीधे पानी को रिमूव किया जाता है, जैसे सन ड्राइंग के द्वारा। ठीक है, जैसे सन ड्राइंग करा दो फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को। लेकिन सॉल्ट और शुगर प्रिजर्वेशन में पानी रिमूव नहीं किया जाता है, जो माइक्रोब्स हैं उनके अंदर से ही पानी को खींच लिया जाता है। दोनों में अंतर समझ आ गया होगा। सी है विकिरण, यानी कि रेडिएशन। इसमें गामा रेज, इलेक्ट्रॉन बीम या एक्स रेज, इनका यूज किया जाता है माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये मैंने बता दिया, यानी कि ये अलग ही प्रिंसिपल, एक्स रेज हो जाएंगे, गामा रेज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो बीम्स होती हैं वो। इसके अलावा फिर है फ्रीजिंग जमाना। फ्रीजिंग में टेम्परेचर को किया जाता है जी लो, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ भी इससे हो जाती है स्लो। सॉल्ट शुगर प्रिजर्वेशन में टेम्परेचर का कोई यूज नहीं होता, ऑस्मोटिक प्रेशर का रोल होता है। तो आपको मुझे लगता है ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। पाश्चराइजेशन इज एन एग्जाम्पल। पाश्चुरीकरण इनमें से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम ट्रीटमेंट, बोथ ए एंड बी, या फिर डी नन ऑफ दीज। आसान सवाल है मेरे भाई, समझाया है इसको मैंने कई बार, लेक्चर में भी कई यूनिट्स में इसको हम बात कर चुके हैं। चलो समझाता हूँ पहले थोड़ी सी चीज़। सबसे पहले पाश्चराइजेशन एक हीट ट्रीटमेंट मेथड होता है, यानी कि खाने को अगर हमें बचाना है तो उसमें हम हीट का यूज करते हैं। लुई पाश्चर ने इसको खोजा था। इसमें क्या होता है, पैथोजेंस होते हैं जो रोगाणु जो इसको ख़राब करते हैं, वो माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। फूड का जो न्यूट्रिशनल और सेंसरी क्वालिटी रहती है उसको भी सेफ इसमें रख सकते हैं हम, यानी वो ख़राब नहीं होता है। सेल्फ लाइफ को कुछ दिनों से लेकर के, पूछ सकता है आपसे कि पाश्चराइजेशन में कितने दिन तक रहता है, डेज से लेकर के वीक्स तक। ठीक है, कई हफ्तों तक इसको बढ़ाया जा सकता है सेल्फ लाइफ को। आपसे पाश्चराइजेशन के मेथड्स पूछ सकता है, तो थोड़ा सा आप याद रखना। LT लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, मैंने आपको बताया था 63 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट तक, इतना गर्म करना है 30 मिनट तक। यानी कि एग्जाम्पल अगर मैं आप देखिए, एग्जाम्पल बोटल मेथड्स ऑफ मिल्क पाश्चराइजेशन। ठीक है, सिंपल है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, चलिए दूसरा बताइए सर जो इससे अच्छा हो। HTST हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, कितना जी? 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड के लिए। ठीक है, याद रखना जो बड़ी बड़ी डेयरीज होती हैं ना, वहाँ पे इसी को यूज़ किया जाता है डेयरी इंडस्ट्री में, है ना। ये फास्ट होता है और प्रैक्टिकल मेथड भी है। इसके अलावा एक और होता है खतरनाक वाला UHT, इसको बोलते हैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर
कमेंट के लिए यही पूछा था मैंने और यही बता दिया है। अब सुन के भी लिख देना तो मैं मान लूँगा कि तुमको कुछ याद था। ठीक है, कितना इसको 135 डिग्री से लेकर के 150 डिग्री सेल्सियस तक इसको किया जाता है गर्म। कितना, 1 से 2 सेकंड के लिए, इतना याद रखें। देखो मेरे रखना है, देखो मिल्क को 6 महीने तक सेफ रखना है, वो भी रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो याद रखना टेट्रा पैक्स ये एक टेक्निक है, इसके द्वारा ये रखा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें समझाने की कोई बात नहीं है, ए भी हो जाएगा बी भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो। कई जगह आपको लगेगा कि सर ने कभी तो माइक्रोब्स बोला होता है और कभी ये पैथोजन बोल देते हैं, तो क्या दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? सारे के सारे जो माइक्रोब्स हैं ना, सारे के सारे जो पैथोजन्स हैं वो तो माइक्रोब हो सकते हैं, लेकिन सारे माइक्रोब्स पैथोजन्स नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के लिए कुछ ऐसे माइक्रोजीव, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो केवल खाने को ख़राब करते हैं लेकिन डायरेक्टली आपकी हेल्थ को ख़राब नहीं करते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो न केवल खाने को ख़राब करते हैं, अगर वो खाने के द्वारा आपने कंज्यूम उनको कर लिया, खा लिया, तो आपकी हेल्थ को बुरी तरह से इम्पैक्ट करते हैं, तो उनको हम पैथोजन कहते हैं। इनको एक तरह से हम रोगाणु कह सकते हैं, जो कि ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। इतना थोड़ा सा आप याद रखना, परेशान इससे मत होना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन? इनमें से कौन फूड प्रिजर्वेशन का प्रिंसिपल नहीं है? एसेप्सिस, एनएरोबिक कंडीशंस, रेडिएशन, या फिर कुकिंग फॉर टेस्ट ओनली, सिर्फ स्वाद के लिए। चलिए बताइए, पहले तो सवाल को समझने की कोशिश करो। ठीक है सुनो, फूड प्रिजर्वेशन के कुछ ऐसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, मेरा मतलब है कि कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिनका अपना साइंटिफिक आधार होता है। आप बोलेंगे सर थोड़ा सा समझाइए, एक दो बताइए। सर सुनो, सबसे पहले हम इसी को उठा लेते हैं, एसेप्सिस का। इसका मतलब होता है कंटेमिनेशन को रोकना, खाने को कंटेमिनेट होने से बचाना, खराब होने से बचाना, यानी कि मेरे भाई फूड को माइक्रोब से बचाना। लेकिन कैसे? क्लीन पैकेजिंग करो, उसकी साफ़ सुथरी पैकेजिंग करो। ठीक है, हाइजीन मेंटेन करो, यानी कि साफ़ सुथरी चीज़ों का इस्तेमाल करो। एग्जाम्पल जैसे पैक्ड बिस्किट, सील्ड जूस कार्टून्स, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें आप देखते हो ना, कितने प्रॉपर तरीके से साफ़ सुथरी आपके पास तक आती हैं। तो यही होता है। वाओ, बहुत तेज़ बिजली कड़की थी। चलो आगे बढ़ते हैं। एसेप्सिस ये हमने बता दिया आपको कि हाइजीन मेंटेन करना, फिर से हट कैसे गया, हाइजीन मेंटेन करना, साफ़ सफाई का जितना आप ध्यान रखें, इसमें कोई हीट का, कूलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, केवल साफ़ सफाई से खाने को बचाना। ठीक है, इसमें होता है मेरे भाई ऑक्सीजन को हटाना, है ना, ऑक्सीजन को इसमें से हटा देंगे। ऑक्सीजन हटने से ही जो माइक्रोब्स होंगे, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्रोथ करेंगे, वो मर जाएंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछ ले तो आप बोलेंगे कैनिंग, वैक्यूम पैकेजिंग, और इसके अलावा ऑयल इमर्सन एक होता है, जैसे पिकल वगैरह में यूज़ करते हैं इसको। इन सब टेक्निक्स को हम बोल सकते हैं कि एनारोबिक कंडीशंस इसी में यूज की जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा है रेडिएशन, यानी विकिरण जिसको हम कहते हैं। इसमें आप याद रखेंगे गामा रेज का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करते हैं, एक्स रेज का यूज करते हैं, जिससे माइक्रोब्स मर जाते हैं, उनको हम किल कर देते हैं उससे। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे, स्पाइसेस जो होते हैं यानी मसाले, उनमें यूज़ करते हैं। ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनमें इस्तेमाल इसको किया जाता है। पोटैटोज़ रहते हैं, उनको स्पाउटिंग से रोकने से, अंकुरण उनका रोकने से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, लास्ट हमारा ये कह रहा है कुकिंग से टेस्ट बढ़ाने के लिए कोई प्रिजर्वेटिव प्रिंसिपल्स नहीं कह रहा है, सिर्फ टेस्ट बढ़ाने के लिए पकाना। ये तो बहुत ही घटिया ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो हमारे देखिए कौन कौन से हो जाएंगे प्रिंसिपल्स, एसेप्सिस हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है मेरे भाई। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ड्राइंग ऑफ फ्रूट्स इज मेनली डन टू, फलों को सुखाने का मुख्य कारण इनमें से क्या है? टू रिड्यूस वाटर एक्टिविटी, टू एनहेंस फ्लेवर, टू इंक्रीज वेट, या फिर टू ऐड न्यूट्रिएंट्स। बहुत आसान सवाल है, आप आसानी से इसको बता सकते हैं। चलिए तो बताइए क्या होगा मेरे भाई। आसान सवाल है इसका, आप कोई भी बता दोगे, लेकिन इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम समझते हैं। ड्राइंग का मतलब होता है सुखाना। सबसे पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स में से और इफेक्टिव तरीकों में से, सस्ते तरीकों में से ये एक फूड प्रिजर्वेशन का तरीका है। पहली बात तो ये। सेकंड, प्रिंसिपल में इसमें क्या करते हैं, इसमें हम वाटर एक्टिविटी को लो कर देते हैं, यानी कि पानी को रिड्यूस कर देते हैं। इसमें से पानी रिड्यूस होते ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनके लिए पानी फेवरेट जगह है, उसको खुद को ग्रो करने के लिए, तो ये जब कम हो जाएगा तो इनकी ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल के लिए फ्रूट्स में हम ऐसा करते हैं, तो माइक्रोब्स के लिए एनवायरनमेंट ड्राई हो जाता है और स्पॉइलेज इनका स्लो हो जाता है। ठीक है, जैसे जो मैंगो है, इससे हम देखेंगे तो आम पापड़ बनते हैं,
ड्राइड स्लाइसेस बनती हैं, है ना। इसके अलावा अगर ग्रेप्स की बात करिएगा तो यहाँ पे बनती हैं किशमिश, ठीक है। एप्पल, बनाना, इनसे ड्राइडेड जो डिहाइड्रेटेड चिप्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, ये जो ड्राइंग टेक्निक है ना, ये न केवल पानी की जो वाटर एक्टिविटी है इसको रिड्यूस करती है, एंजाइम जो एक्टिविटी रहती है उसको भी ये डाउन कर देती है। इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बाकी के ऑप्शंस कह रहा है टेस्ट बढ़ाना, वजन बढ़ाना, पोषक तत्व तो जोड़ना, ये देखिए देख के समझ में आ रहा होगा ये हमारे आंसर्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच मेथड प्रिवेंट्स एंजाइमेटिक ब्राउनिंग इन कट फ्रूट्स, कि कौन जो है कटे हुए फलों में से एंजाइमेटिक ब्राउनिंग को रोकने की एक विधि है। फ्रीजिंग है, ब्लांचिंग है, सॉल्टिंग है, या फिर डी है हमारा ड्राइंग। इनमें से कौन सा है बताइए मेरे भाई। आंसर तो आपको मैं बता ही दूंगा, इसका हो जाएगा ब्लांचिंग या फिर ब्लेंचिंग जो लिखा हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। ब्लेंचिंग होता है एक माइल्ड हीट ट्रीटमेंट, वैसे तो हीट ट्रीटमेंट ही इसको बोलेंगे, लेकिन हीट में भी माइल्ड हीट ट्रीटमेंट ये होता है। क्या करते हैं बेटा इसमें, हम अपने फूड में हमारे फ्रूट्स हो सकते हैं और हमारी वेजीज यानी वेजिटेबल सब्जियां हो सकती हैं, ठीक है। इनको हम थोड़े समय के लिए हॉट वाटर या फिर स्टीम जो होती है, भाप होती है, इसमें हम डिप करके रखते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर हम इसको कूल कर देते हैं, कूल जगह पे रखते हैं, यानी इसको ठंडा कर देते हैं फ्रीज़र वगैरह में, ठीक है। इसका पर्पज क्या होता है ब्लांचिंग का, बताओ। सबसे पहला पर्पज होता है बेटा एंजाइम्स को डीएक्टिवेट कर देना, इनएक्टिवेट कर देना इनको, ठीक है। जैसे एग्जांपल, जैसे आपको पता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होते हैं एंजाइम्स। सर एक दो के नाम बता दीजिए। चलो बता देता हूँ। जैसे कि एक होता है पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज, ये पूरा एक ही नाम है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसके अलावा आप ये को लिख सकते हैं पेरोक्सी डेज ऑक्सीडेज, है ना, ऑक्साइड नहीं होता, ठीक है। एक होता है कैटालेज। तो ये एंजाइम्स के नाम होते हैं, इनके अलग अलग काम होते हैं, ये हमारे लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस इतना समझ लो। ये एंजाइम्स ब्राउनिंग, कलर लॉस, फ्लेवर यानी खाने का, फ्रूट्स का या तो कलर भी ख़राब कर सकते हैं, है ना, और फ्लेवर को स्पॉइल कर देते हैं। अब ब्लांचिंग करने से क्या होता है, ये इनएक्टिव हो जाते हैं। कौन, एंजाइम से इनएक्टिव हो जाते हैं और ये कलर वगैरह ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। सेकंड है जी बेटा, सेकंड है सरफेस जो होता है ना, सरफेस इसकी क्लीनिंग करना, ठीक है। ब्रांचिंग से क्या होता है, जो डर्ट होगी, डस्ट होगी और सरफेस से कुछ माइक्रोब्स वगैरह भी होंगे उसके सरफेस पे, वो भी इस पे हट जाते हैं। थर्ड हम एक और कह सकते हैं कि प्री ट्रीटमेंट ऑफ फ्रीजिंग और ड्राइंग, यानी कि, और दूसरा याद रखना कि हमें खाने को अगर प्रॉपर तरीके से सेफ रखना है तो फ्रीजिंग और ड्राइंग करने से पहले हमें ये प्री ट्रीटमेंट करना पड़ता है, इसी को हम ब्लांचिंग टोटल मिला के कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर इससे कोई आपसे पूछे तो फ्रोजन जो पीस होती हैं ये डीप फ्रीज की जाती हैं ब्लांचिंग करने के बाद, ठीक है। इतना आप याद रखना, बाकी ऑप्शन तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, ठीक है। ये फ्रीजिंग, सॉल्टिंग, ये सारी की सारी इसमें नहीं आएंगी, ये आप याद रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। इन कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर इज जनरली मेंटेन्ड एट, कोल्ड स्टोरेज में तापमान सामान्यतः कितना रखा जाता है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री सेल्सियस या फिर 50 डिग्री सेल्सियस। ये तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, है ना। कोल्ड स्टोरेज का मतलब है खाने को लो टेम्परेचर यानी रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस में रखना। इसका मेन प्रिंसिपल्स होता है कि वही माइक्रोब्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ को और एंजाइम्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को दोनों को स्लो कर देना, है ना। अब देखो नॉर्मल जो कोल्ड स्टोरेज रहते हैं उनका टेम्परेचर रहता है मेरे भाई 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, याद रखना आप। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी के प्रोडक्ट्स, मीट को यानी शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए हम इसमें रख सकते हैं। यह टेम्परेचर रेंज जो होती है बेटा 0 से 4 डिग्री, ये रेंज माइक्रोब्स को पूरी तरह से किल करती है क्या, आप कहोगे तो इसका आंसर है नहीं कर पाती है, लेकिन उनकी जो ग्रोथ है उसको काफ़ी स्लो कर देती है। इतनी सी बात आपको याद रखना है। अच्छा, कुछ आपको कंडीशंस याद रखनी है। मिल्क जो चिलर होते हैं ना बड़े बड़े, उनका रहता है 2 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। आपसे पूछे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनको अगर अगर आपको प्रॉपर तरीके से रखना है एकदम फ्रेश, तो 1 से 4 डिग्री सेल्सियस इतना रहना चाहिए। और अगर मीट प्रोडक्ट्स को आपको रखना है तो ये होना चाहिए 0 से 2 डिग्री सेल्सियस तक, है ना। अगर टेम्परेचर और लोअर कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है -18 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, तो याद रखना इसको बोलते हैं हम डीप फ्रीजिंग।
फ्रीजिंग को एफ लिख दिया है बस। डीप फ्रीजिंग इसको बोलते हैं, जो एक अलग ही प्रकार का मेथड होता है, उसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी 10 से 15 डिग्री सेल्सियस ये तो वैसे भी प्लस में है, तो ये दोनों के दोनों हमारे गलत हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स लाइक सोडियम बेंजोएट वर्क बाय सोडियम बेंजोएट जैसे रासायनिक संरचक किस प्रकार कार्य करते हैं, बताइए। चलो, ऑप्शन ए है सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकना, विटामिन को बढ़ाना, रंग को यानी इम्प्रूविंग कलर, रंग सुधारना, या फिर प्रोटीन को बढ़ाना। तो मैंने आपको बताया खाने को खराब होने से पहले, खराब होने से बचाने के लिए हीट के, कूलिंग के कई सारे मेथड्स काम करते हैं। ऑस्मेटिक प्रेशर हमने पढ़ा था, वो भी होता है। इसके अलावा कुछ होते हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, है ना, इनको आप याद रखें, इसी के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो केमिकल प्रिजर्वेटिव जैसे कुछ कंपाउंड्स जो कि क्या करते हैं, माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देते हैं या फिर धीमा कर देते हैं। इनमें से एक है सोडियम बेंजोएट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या करता है, सबसे पहले तो इतना समझ लो, ये एक बहुत ही कॉमन प्रिजर्वेटिव है। सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रूट जूस जो आप पीते हो पैकेट वाले, पिकल, जैम, इनमें सब में यूज इसको किया जाता है। ये माइक्रोब्स के अंदर एंजाइम्स एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देता है और उनकी ग्रोथ को रोक देता है। तो ये तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी के ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली गलत ही हो जाएंगे। विटामिन वगैरह बढ़ाना, ये सारे के सारे इनके काम नहीं है, ठीक है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये सोडियम बेंजोएट है, ये कब इफेक्टिव होगा, खाने का जो पीएच है जब 4.5 इतना लगभग होगा, तब ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। बाकी कुछ केमिकल्स अगर आपसे कुछ और भी पूछ ले तो सॉर्बिक एसिड बता देना, सोडियम नाइट्रेट, है ना, प्रोपियोनिक एसिड होता है, एक सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये सारे के सारे आप बता सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुमने ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल खोली, आधी बचा ली, और अगर इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाले तो अगले सुबह उसमें फंगस तैरती हुई मिलेगी। लेकिन प्रिजर्वेटिव्स डालने की वजह से बोतल कई दिनों तक सेफ रहती है। आपने देखा होगा, आप खुली छोड़ देते हो, सुबह देखते हो तब भी आपको सेफ मिलती है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं उसमें, ठीक है ना, याद रखना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। यहाँ आपसे पूछ रहा है, लायोफिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, लायोफिलाइजेशन इसको और क्या कहा जाता है, डीप फ्रीजिंग, ऑस्मोसिस, या फिर रेडिएशन ड्राइंग, या फिर ब्लांचिंग। तो बताओ मेरे भाई, क्या इसको बोलते हैं। सबसे पहले पूछो कि लायोफिलाइजेशन होता क्या है सर। ये होता है बेटा फ्रीज ड्राइंग, है ना। सबसे पहले समझो प्रोसेस इसमें कैसे की जाती है। खाने को बचाने की एक टेक्निक है ये भी, है ना। सबसे पहले जो फूड होता है इसको फ्रीज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर इस पर वैक्यूम होता है, उसको अप्लाई किया जाता है, जिससे पानी का जो सब्लिमेशन है वो निकल जाए इसमें से। जैसे एग्जांपल के लिए आइस है, ठीक है। जैसे आइस को वेपर बना देना, है ना। यानी कि आइस पहले देखिए ये सॉलिड है ना, इसके बीच में ये लिक्विड नहीं बना, सीधा का सीधा इसको हमने भाप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसको ही हम सब्लिमेशन यहाँ से बोलेंगे। अब रिजल्ट इससे होता है कि फूड से लगभग सारा मॉइस्चर निकल जाता है और स्ट्रक्चर और न्यूट्रिशंस सब के सब इसमें सेफ रहते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि फ्रीज ड्राइंग जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑस्मोसिस क्या होता है, इसको मैं अभी पहले बता चुका हूँ। सॉल्ट या फिर शुगर ये सॉल्यूशन डालते हैं, याद रखना, उसी से ये प्रेशर बनता है, ये मैंने आपको बताया था, उसी से दबाव बनता है, प्रेशर बनता है, और इससे ये ड्राइंग हो जाता है, ठीक है। ये ड्राइंग मेथड नहीं है, ये प्रेशर वाला एक मेथड है। बाकी रेडिएशन, विकिरण सुखाना, ये आप जानते हो, इसमें इंफ्रारेड जो रेज रहती हैं उनका यूज करते हैं, माइक्रोब रेडिएशन से वाटर इसमें हटाते हैं, ठीक है। ब्रांचिंग आप जानते हो, ये सॉर्ट एक हीट ट्रीटमेंट इसको बोलते हैं। मेनली ये एंजाइम एक्टिविटी को कम करने के लिए होता है ना। ड्राइंग व्राइंग का ये सीन इसमें नहीं है, इसको याद रखना। यहाँ पे ड्राइंग का पूछ रहा था, इनमें से एक भी ड्राइंग का नहीं है सिवाय ऑप्शन ए को छोड़ करके, ठीक है। और ये बाकी लाइफोलाइजेशन ये जो है इसका यूज सेंसिटिव फूड्स में किया जाता है। सर सेंसिटिव फूड क्या होते हैं, कॉफ़ी, इंस्टेंट सूप्स होते हैं, है ना, और एंजाइम्स, इसके अलावा एंजाइम्स होते हैं कुछ, ब्लड प्लाज्मा होता है, इसमें इसका यूज किया जाता है। सर इसके एडवांटेज हैं क्या कुछ, बिल्कुल, इससे हाई सेल्फ लाइफ हो जाती है खाने की, ठीक है। और या फिर जो भी प्रोडक्ट होगा, और इससे फ्लेवर और उसकी जो स्मेल होती है, अरोमा जिसको हम बोलते हैं, और उसके न्यूट्रिशंस, ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं होते, जैसे होते हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। एक्सपेंसिव प्रोसेस है लेकिन ये, इसलिए हर फूड के लिए पॉसिबल ये नहीं होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच मेथड इज मोस्ट सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन ऑफ मीट। मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की सबसे उपयुक्त विधि इनमें से कौन सी है। कैनिंग यानी कि डिब्बा बंद, फ्रीजिंग, सॉल्टिंग, या फिर इरेडिएशन, इनमें से कौन सी सबसे बेस्ट है। सबसे पहले समझ लो, मीट बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाता है। सर क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन होता है,
इसमें मॉइस्चर होता है ये माइक्रोब्स को, सूक्ष्म जीवों को सबसे ज़्यादा पसंद होती हैं ये दोनों कंडीशंस। इसलिए मीट को प्रिजर्व करने के लिए कई सारे मेथड प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए यानी कि लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सबसे इफेक्टिव मेथड होता है इसका ऑप्शन ए, कैनिंग, डिब्बाबंदी। अब डिब्बाबंदी, ये कैनिंग क्या होता है इसको भी थोड़ा सा समझ लो। मीट को सबसे पहले, जो मीट होगा उसको सबसे पहले हम करते हैं कुक, या फिर करते हैं उसको सेमी कुक। बस सुनते जाओ, सब समझ आ जाएगा। उसके बाद एयर टाइट, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एयर टाइट जो कंटेनर होंगे उसमें उसको भर दिया जाता है, फिर उसको कर देते हैं सील्ड, ठीक है। इसके बाद ये जो कैन अब तैयार हो गई आपकी, इस कैन को करते हैं हीट, ठीक है। इसको हम रिटॉर्टिंग प्रक्रिया भी इसको कहते हैं, याद रखना, लेकिन हीट इसको हम करेंगे। इसके बाद सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इंक्लूडिंग स्पोर्स। स्पोर्स में आपको बता चुका हूँ कई बार, कई माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो मरने वाले होते हैं, तो उससे पहले अपने स्पोर्स बना जाते हैं, और वो स्पोर्स क्या करते हैं, ज़्यादा हीट की वजह से खुद को इनएक्टिव कर लेते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है फिर से वो एक्टिव हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, माइक्रोब्स को भी मार देता है, स्पोर्स को भी मार देता है, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या होगा मेरे भाई, मीट एकदम सेफ रहेगा कई महीनों तक, कई सालों तक, और वो भी रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो सबसे बेस्ट होता है डिब्बाबंदी, है ना, याद रखना। बाकी के सारे फ्रीजिंग, सॉल्टिंग, रेडिएशन, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। चलो तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। विच प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन फूड प्रिजर्वेशन बाय विनेगर। कोष्टक में लिखा है पिकलिंग, सुनते चलो समझ आ जाएगा। सिरका यानी अचार में इसको यूज़ किया जाता है। इसके द्वारा फूड प्रिजर्वेशन के किस प्रिंसिपल पर मतलब ये फूड प्रिजर्वेशन किस प्रिंसिपल पर आधारित है, बताओ। लो पीएच एसिडिक मीडियम बना के, हाई टेम्परेचर, डिहाइड्रेशन, हाई शुगर। आंसर तो आप आसानी से बता दोगे, लेकिन इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझो, जहाँ से और भी सवाल आ सकते हैं। सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा लो पीएच, यानी कि पीएच को कम, एसिडिक मीडियम इसको हम कहेंगे। अब समझो, फूड को स्पॉइल करने वाले बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड, इनको ग्रो करने के लिए चाहिए होता है सही टेम्परेचर और मॉइस्चर, ठीक है। और इनको चाहिए होता है न्यूट्रल पीएच, ठीक है। न्यूट्रल पीएच कितना, 6 से हम 7 इसको मान लेते हैं, ठीक है। हमने विनेगर को डाल दिया, विनेगर मतलब एसिटिक एसिड एक तरीके से ये हो गया, ठीक है। इसको डालने से जो फूड होगा उसका पीएच हो जाता है 3 से 4, तो एसिडिक हो गया जी। अब एसिडिक एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और उनके एंजाइम्स काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए विनेगर वाला अचार महीनों तक, सालों तक खराब नहीं होता। तो लो पीएच हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस गलत क्यों है समझो। हाई टेम्परेचर आपसे बोल रहा है, हाई टेम्परेचर पास्चराइजेशन, स्टरलाइजेशन, इनमें यूज होता है, पिकलिंग में इसको यूज हम नहीं करते हैं। बोल रहा है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मैंने आपको बताया मॉइस्चर को हटा के सुखाना, इसके कई मैंने आपको टाइप्स बताए थे, ठीक है। बाकी बोला है हाई शुगर, तो ये भी जैम, जेली, मुरब्बा, इनमें यूज होता है। विनेगर पिकलिंग में इसको यूज हम नहीं करते हैं। थोड़ा सा और समझ लो, सॉल्ट पिकलिंग जैसे नींबू का अचार बनाना, विनेगर पिकलिंग जैसे प्याज का अचार बना लेना, ये भी सारे आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आम का अचार मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं, उसको ऑयल पिकलिंग हम कहते हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन अगर आपसे पूछे तो 5 से 8% होती है पिकल्स में, यानी अचार में, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं मेरे भाई। गला बहुत ख़राब है। फूड इरेडिएशन इज मेनली यूज्ड टू, फूड इरेडिएशन का मुख्य उपयोग किस लिए होता है। ऑप्शन ए, डेस्ट्रॉय पैथोजेंस, रोगजनकों को नष्ट कर देना, इंक्रीज स्वीटनेस, ऐड फ्लेवर, इंक्रीज प्रोटीन। ये किसके लिए इसका यूज किया जाता है मेरे भाई, बताओ। अब बहुत ही आसान सवाल है, आप आसानी से बता दोगे, लेकिन थोड़ा सा समझो इसके पीछे की कहानी। देखो, इरेडिएशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लो। खाने को बचाना है, किससे बचाना है हमको, किस टेक्निक के द्वारा, आयोनाइजिंग, याद रखना, आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है। सर ये क्या होता है, रेडिएशन होता है ना। जैसे गामा रेज हो गई, एक्स रेज हो गए, इलेक्ट्रॉन बीम हो गए, इससे ट्रीट करना, यानी इनका इस्तेमाल करना। अब ये जो रेडिएशन से जैसे आप कर रहे हो ना, ये माइक्रोब्स के डीएनए को नष्ट कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है, माइक्रोब्स मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं और फूड स्पॉइलेज स्लो हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है। इसका यूज खासकर उन फूड्स में होता है जहाँ माइक्रोब्स और इंसेक्ट्स जल्दी जल्दी स्पॉइलेज कर देते हैं, इतना थोड़ा सा याद रखना आप। बाकी इंक्रीज स्वीटनेस वगैरह ये सारे के सारे हमारे काम के यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलता है। हाइडल टेक्नोलॉजी इन फूड प्रिजर्वेशन मीन्स, क्या होता है हाइडल टेक्नोलॉजी का अर्थ इसमें से क्या होता है। यूजिंग सिंगल मेथड, यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स, नो प्रिजर्वेशन, या फिर ओनली केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। बताओ हाइडल टेक्नोलॉजी क्या होती है, पहले इसको थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं। समझो,
जैसे माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए चाहिए होता है सही एनवायरनमेंट, इतना तो आप समझ गए होंगे, इतनी बार हम बात कर चुके हैं। अगर हम एक ही मेथड लगाएं, जैसे हम सिर्फ हीट का यूज करेंगे प्रिजर्वेटिव के लिए, तो कई बार ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन अगर हम कई मेथड का यूज करें, कंबाइंड उनको कर दें, तो माइक्रोब्स हैं वो कन्फ्यूज होकर के ही मर जाएंगे। इसी को कहते हैं मेरे भाई हाइडल टेक्नोलॉजी। जैसे कि किसी आपको बनाना है जैम, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले हाई शुगर डालेंगे उसमें, ठीक है, उसके बाद आप इसका जो पीएच है उसको लो कर देंगे, और उसके बाद फिर माइल्ड हीटिंग करते हो, तो कन्फ्यूज होकर मरी जाएंगे ना वो। चलो, जैसे सॉसेज बनाते हैं आप, है ना, इसमें अभी सबसे पहले हम डालते हैं बेटा प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। इसके बाद फिर हम इसको कोल्ड मतलब स्टोरेज में रखते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इसके बाद फिर हम इसकी पैकेजिंग करते हैं, ठीक है। ये भी कई सारे हो गए। और बता देता हूँ, ब्रेड होता है ना, इसमें पहले हम डालते हैं, पहले हम इसको बेक करते हैं हीट पे, ठीक है। इसके अलावा फिर हम इसमें प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, जैसे कैल्शियम प्रोपियोनेट, है ना, इसका हम यूज इसमें करते हैं, ठीक है। बाकी सारी की सारी चीज़ें छोड़ो, इतना काम का हमारे नहीं है। तो हमारा मेन आंसर क्या हो गया, यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी थोड़ा सा और बता देता हूँ, हर्डल टेक्नोलॉजी मॉडर्न फूड इंडस्ट्री का बेस मान के चलिए आप, इंपॉर्टेंट है ये। बाकी एडवांटेज की बात करेंगे तो बेटर सेफ्टी होती है, लॉन्ग सेल्फ लाइफ होती है, और क्वालिटी भी मेंटेन करती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए समझ गया ना मेरे भाई, तो सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पे समझ ली। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। विच प्रिजर्वेशन मेथड रिड्यूसेस वाटर एक्टिविटी विदाउट रिमूविंग वाटर? कौन सी प्रिजर्वेशन मेथड पानी हटाए बिना ही वाटर एक्टिविटी को कम कर देती है? जमाना, सॉल्टिंग यानी नमक डालना, सुखाना, या फिर ब्लांचिंग करना। या ब्लेंचिंग लिखा है, ब्लांचिंग लोड मत लेना, जो समझो आप पढ़ लेना उसको। आंसर सबसे पहले हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉल्टिंग। अब समझो, माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए फ्री वाटर भी चाहिए होता है। खाने में अगर हम सॉल्ट या फिर शुगर डाल दें, यानी कि चीनी डाल दें या नमक डाल दें, तो ये पानी को बाइंड कर लेते। अब आप बोलेंगे सर सॉल्ट या शुगर डालने से पानी को एकदम से क्या हो जाता है कि वो खत्म हो जाता है, माइक्रोब्स मर जाते हैं? ये पानी को बाइंड कर लेता है, खुद में बांध लेता है खुद से। मतलब पानी मौजूद तो है, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है आपके दुश्मन, उनके लिए अवेलेबल नहीं है, वो उन्होंने अपने पास रख लिया। इसका रिजल्ट होता है मेरे भाई कि माइक्रोब्स उनकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। इसी को कहते हैं वाटर एक्टिविटी को रिड्यूस कर देना, ठीक है मेरे भाई। यानी हमने पानी को निकाला भी नहीं, और वाटर एक्टिविटी जो है इसको भी हमने कम कर दिया, है ना, स्मार्ट तरीका। चलो, तो बाकी के ऑप्शंस तो हमारे गलत, फ्रीजिंग हो ही जाएगा, क्योंकि तो हम पानी को जमा ही देते हैं, ठीक है। ड्राइंग में सीधे पानी को हटा देते हैं। ब्लांचिंग शॉर्ट हीट ट्रीटमेंट होता है, वाटर एक्टिविटी पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, कमर्शियल स्टरलाइजेशन इन कैनिंग डेस्ट्रॉयज व्हाट? कैनिंग में कमर्शियल स्टरलाइजेशन किसको नष्ट कर देता है? ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक एंड स्पॉइलिज माइक्रोब्स, एंजाइम्स ओनली, या फिर कोई नहीं इनमें। मैंने आपको कई बार बता दिया कि कैनिंग का मतलब है कि जो फूड है इसको एयर टाइट जो कंटेनर्स होते हैं उनमें इसको पैक करना इस तरह से, और इसके बाद फिर इसको हीट देना, ठीक है। हीट इतना दिया जाता है कि डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, जो पैथोजन होते हैं, आपको बीमार करने वाले जो सूक्ष्मजीव रहते हैं, वो मर जाएं केवल, ठीक है। लेकिन कुछ थर्मोफिलिक हार्मलेस बैक्टीरिया इसमें सर्वाइव कर जाते हैं। क्या होता है? थर्मोफिलिक हार्मलेस बैक्टीरिया ये सर्वाइव कर जाते हैं, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे लिए नुकसानदायक भी नहीं होते और थर्मोफिलिक होते हैं। थर्मोफिलिक का मतलब होता है जो हीट को रेसिस्ट कर जाते हैं, उसको झेल जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कमर्शियल स्टरलाइजेशन, नॉट एब्सोल्यूट स्टरलाइजेशन। एब्सोल्यूट स्टरलाइजेशन में क्या होता है? कोई भी नहीं बचेगा, सब खत्म। लेकिन इसमें हार्मलेस कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं थर्मोफिलिक, वो इसमें सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस तो आप गलत हो ही गए। देखो यहाँ कह रहा है सारे मर जाएं, तो गलत, सारे नहीं मरेंगे। एंजाइम ये सो हमारे काम के नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट हीट रेसिस्टेंट एंड इम्पोर्टेंट इन कैनिंग? कौन सा सूक्ष्मजीव सबसे ज़्यादा हीट रेसिस्ट कर लेता है, झेल लेता है, और कैनिंग में भी वो महत्वपूर्ण होता है? बैसिलस सेरियस, क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनियम, सैल्मोनेला टाइफी, या फिर ई कोलाई। बहुत दिन बाद ये नाम सुन रहे होगे तुम लोग, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो समझो पहले कॉन्सेप्ट, क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनियम समझो। आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत ही सिंपल है। क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनियम क्या होता है पहले मुझे बताओ। ये एक अनएरोबिक बैक्टीरिया होता है, एनोरेबिक बैक्टीरिया ये होता है, ठीक है। इसकी जो स्पोर्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा हीट रेसिस्टेंट होती हैं। समझो मेरी बात, स्पोर्स तो मैं आपको समझा चुका हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारा कोई खाना है, इसमें माइक्रोब्स भरे पड़े हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात।
तो अब इसको मान के चलो ये 20 डिग्री टेम्परेचर पे ही रहना चाहता है, सेल्सियस टेम्परेचर पे रहना चाहता है, लेकिन हमने इसको पहुंचा दिया 40 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो ये तो अब जो इसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं, क्या ये सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं, ये तो मरने लगेंगे। लेकिन ये मरने से पहले अपने स्पोर्स बना जाएंगे, डुप्लीकेट कॉपीज़ बना जाते हैं, ठीक है। और ये डुप्लीकेट कॉपी मरती नहीं है, इनएक्टिव हो जाती हैं। और जैसे ही ये 40 डिग्री से फिर से 20 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो ये फिर से एक्टिव हो जाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? इनको स्पोर्ट्स कहते हैं। तो कुछ स्पोर्ट्स हीट रेसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर ये सर्वाइव कर जाएं तो टॉक्सिन बनाते हैं, याद रखना। क्योंकि अब इनको क्या दुख होता है बहुत कि हमारे पूर्वज थे वो मर गए, हमें कैसे भी करके जिंदा छोड़ गए, है ना। ऐसी मेंटेलिटी के साथ ये बनाते हैं फिर टॉक्सिन्स, यानी कि खतरनाक जहर। तो बोट्युलिज्म डिसीज जो है बहुत ज़्यादा कभी कभी खतरनाक, कभी कभी जानलेवा भी हो सकते हैं। इसी वजह से कैनिंग में प्रोसेस इसको किया जाता है, डिजाइन किया जाता है ताकि स्पोर्ट्स इनएक्टिव हो जाए, है ना। समझ रहे हो मेरी? ठीक है। अच्छा मेरे भाई, एक चीज़ याद रखना, इसके लिए एक लाइन होती है, एक शब्द होता है 12D कॉन्सेप्ट। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। यानी प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिनम स्पोर्स की संख्या 10 की घात 12 से घटकर 1 हो जाए, इसीलिए इसको 12D कहते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली ये सेफ हो जाए, कहने का मतलब ये है ना। चलो तो याद रख लेना, ये ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये बैसिलस सीरियस है, ये स्पोर्स तो बनाता है पर उतने ज़्यादा डेंजरस नहीं होते जितना बोट्युलिनियम होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सैल्मोनेला टाइफी, ये जानते हो, ये हीट रेसिस्टेंट ही नहीं होते, ये तो हीट आते ही ख़त्म हो जाते हैं, आसानी से मर जाते हैं। ई कोलाई, ये आप जानते हो, ये मॉडरेट हीट में नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना। अब देखो, जैसे अगर कैंड फूड को ठीक से हीट ना दिया जाए, जैसे कैन में जो बंद खाना रहता है ना, उसको हीट ना दिया जाए प्रॉपर तरीके से, तो क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिनियम टॉक्सिन जो है डेवलप हो जाता है, खाने के बाद पैरालिसिस तक बॉडी हमारी हो सकती है। इसलिए कैंड फूड होते हैं वो इंडस्ट्री में सबसे बड़ा फोकस इसी बैक्टीरिया पे किया जाता है, ठीक है मेरे भाई। चलो तो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। कह रहा है आपसे, इसका एक ऑप्शन नीचे है, जैम एंड जेली प्रिजर्वेशन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। जैम और जेली जो प्रिजर्वेशन होते हैं मेरे भाई, ये किस प्रिंसिपल पे आधारित होते हैं? हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, लो पीएच, फ्रीजिंग या फिर रेडिएशन। समझो, जैम और जेली बनाने में बहुत ज़्यादा चीनी होती है। मैंने आपको बताया चीनी का कॉन्सेंट्रेशन इसमें 65 to 70% होता है। अब देखो, शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो पानी के साथ बाइंड अप कर लेते हैं, खुद को उनके साथ जोड़ लेते हैं, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सूक्ष्म जीव रहते हैं, उनके लिए फ्री वाटर अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। माइक्रोब्स को ग्रोथ करने के लिए पानी चाहिए, जब पानी अवेलेबल ही नहीं होगा तो वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। इसी को कहते हैं मेरे भाई हाई ऑस्मेटिक प्रेशर प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो यही हमारा हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें थोड़ी सी और सुन लो, बाकी के ऑप्शंस क्यों गलत हैं? लो पीएच हो जाना, हाँ, जैम जेली में थोड़ा एसिडिक सिट्रिक एसिड डाला तो जाता है, बट मेन प्रिजर्वेटिव फैक्टर जो है वो शुगर का ऑस्मेटिक प्रेशर होता है, एसिडिटी इसमें केवल सहायक होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। फ्रीजिंग का याद रखना, जैम जेली को प्रिजर्व करने के लिए फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये रूम टेम्परेचर पर लंबे समय तक सेफ रहता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके अलावा है रेडिएशन। तो जैम जेली ये इंडस्ट्री में इसका यूज नहीं किया जाता है, ड्राई फूड्स और स्पाइस होते हैं उनमें ये कॉमन होता है ना, इसके लिए इसको यूज विकरण को नहीं किया जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो इतना आप याद रखेंगे। चलो तो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं मेरे भाई। कह रहा है विच प्रिजर्वेशन मेथड बेस्ट रिटेन विटामिन एंड फ्लेवर। कौन सी प्रिजर्वेशन मेथड विटामिन और स्वाद, टेस्ट सबसे अच्छे से सुरक्षित रखता है? यानी कहने का मतलब है खाने को बचाना है लेकिन उसका टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। इसका आंसर समझो, खाने को प्रिजर्व करने के लिए कई सारे मेथड होते हैं, ये आप जानते हो, उसकी सेल्फ लाइफ वगैरह स्वाद को भी बनाए रखे, तो समझो तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले तो फ्रीजिंग, यानी खाने को जमाना। ये सारे के सारे इसमें विटामिन और स्वाद वगैरह सारा टेस्ट सब कुछ सही रहता है, ठीक है। जैसे कि इरेडिएशन की अगर हम बात करें, इसमें रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरियाओं को मारने, बैक्टीरियाज को मारने के लिए, ठीक है। लेकिन ये विटामिन और टेस्ट को थोड़ा सा इफेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। इसमें पता है डिब्बाबंदी में कैनिंग यानी कि हीट का यूज इसमें किया जाता है, और हीट आप जानते हो कि विटामिन सी और बी इनको डिस्ट्रॉय कर देता है और टेस्ट को भी ख़राब कर देता है थोड़ा सा। बाकी ड्राइंग में भी आप जानते हो इसमें पानी को ही हटा दिया जाता है, इसलिए विटामिन, खासकर जो वाटर सॉल्युबल विटामिन रहते हैं जैसे विटामिन सी, ये खो जाते हैं इसमें। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये आप याद रखना। बाकी फ्रीजिंग है, इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है, ये आप याद रखेंगे, जो कि इसका बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। इनमें से कौन सा फूड प्रिजर्वेशन की फिजिकल मेथड यहाँ पे नहीं है? ड्राइंग, फ्रीजिंग, सॉल्टिंग और इरेडिएशन, बताओ। फिजिकल मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन उन टेक्निक्स को कहते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लो, जो सिर्फ फिजिकल प्रोसेस जैसे कि ठंडक देना, उनको गर्मी देना,
प्रेशर देना उनको, इसका इस्तेमाल हम कर देते हैं, ठीक है। यानी कि बिना किसी केमिकल बायोकेमिकल एजेंट के। तो ये मेथड्स फूड को नेचुरल जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं उनको चेंज करके उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात। सबसे पहले समझो यहाँ पे ड्राइंग क्या कहना चाहता है। ड्राइंग में आप जानते हो पानी को हटा देते हैं, बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, ये एक फिजिकल मेथड होता है, ठीक है। तो ये तो भैया है। इसमें ठंडक से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ये फिजिकल मेथड है मेरे भाई, जैसे फ्रोजन मीट वगैरह, ठीक है। इसके अलावा है सॉल्टिंग, नमक डालना। नमक पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है या अपने पास इसको बाइंड कर लेता है, जिससे बैक्टीरिया के लिए पानी नहीं बचता है, बैक्टीरिया मर जाते हैं, ग्रोथ नहीं कर पाते, ठीक है। और ये भी एक फिजिकल मेथड है, क्योंकि ये सिर्फ सॉल्ट के फिजिकल इफेक्ट्स के कारण ही काम करता है। सॉल्टेड फिशेस वगैरह, इसमें भी ये आंसर हो जाएगा। ये है इरेडिएशन, यानी कि ये होता है रेडिएशन के द्वारा। तो याद रखना, यानी विकिरण के द्वारा। तो ये रेडिएशन एनर्जी वेव्स होती हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गई और इलेक्ट्रॉन बीम हो गई। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सीधा डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उसके डीएनए तक को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो एक फिजिकल मेथड है ये क्या हो जाएगा, इरेडिएशन। ये भी इसके डीएनए तक को नष्ट ये कर देते हैं। तो क्या सर ये आंसर है? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, ये भी आंसर नहीं है। यानी इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि एक फिजिकल मेथड नहीं हो, सारे के सारे मेथड फिजिकल हैं। तो देखो आया मजा, बना दिया ना उल्लू। चलो, मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, सारे के सारे सही हैं हमारे। तो मेरे भाई टॉपिक 1 के एमसीक्यूज हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। ये यहाँ पे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार हमारा सिलेबस हो जाएगा हम डेली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज मैं ऐसे करा रहा हूँ आपको कि एक एमसीक्यू से कई सारे आपके फैक्ट्स, कई सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएं, है ना। बाकी हम प्रैक्टिस इसकी एमसीक्यूज और भी करेंगे, लेकिन पहले हम सिलेबस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो, तो टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4 और टॉपिक 5 के एमसीक्यूज भी जल्दी जल्दी आ जाएंगे। फिर हम यूनिट 5 शुरू करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।